अस्सलाम वालेकुम। म्यूट कर लें ज़ैद जी। अस्सलाम वालेकुम। Can you people hear me? क्लास कोई एक बंदा अपना अनम्यूट करेगा तभी मुझे पता चलेगा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर सभी चुप करके बैठे रहेंगे तो क्या हम कैसे करेंगे? असद आपकी तरफ भी डिस्टॉर्शन है? Who is this नीलम फातिमा? अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने फ्रीज करवा लिया है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, अब आप 2 रह गए। जेंडर स्टडीज को करना एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। ये अपेरेंटली आपको आसान लगेगा बट एवरीथिंग इज लाइक सो मिक्सिंग अप, लाइक फेमिनिज्म, बायोलॉजिकल डिफरेंस, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, साइकोलॉजिकल डिफरेंस, सारा कुछ मैसअप होगा अनटिल अनलेस आपकी एक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर होगी, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, ये कौन अच्छा अच्छा भैया, आप लोग बगैर अनम्यूट किए मैं कैसे आप लोगों से करूं बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या ज़ैद है? जी जी। ज़ैद है। अच्छा ज़ैद, जो है एक तो स्टूडेंट, आप लोग 2 ही रह गए, ठीक है? तो अभी हम लोग इसे तो काइंडली बस ये है कि आप लोग या म्यूट कर लो या आगे से किसी तरह से मुझे नोट देते रहो, या जब कोई बात समझ नहीं आएगी मुझे रोक लो, ठीक है? क्योंकि इस तरह से तो हाल ही ओके मैम। ठीक है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हम लोग जो है पहले पास्ट पेपर को देख लें। हमेशा मैं एक चीज करती हूँ, बिगिन विद एंड इन माइंड, ताकि आप लोगों को चीजों की क्लैरिटी हो। आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, वो आपसे चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करोगे तो ही आपको जो है ज्यादा बेहतर पता चलेगा। तो इसमें आपके पास सबसे पहले सीएसएस 2020 का पेपर देख लेते हैं। जेंडर स्टडीज एज अ सब्जेक्ट जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कि आपको देखना है उसकी जो जार्गन्स हैं उनको समझना है। सेकेंडली आपको ये देखना है
कि इसमें वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, लाइक सारा कुछ मिक्स होगा तो आपने थेरीज को कैसे इनकलकेट करना है, ठीक है। जेंडर स्टडीज सीएसएस पेपर 2020। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस मैम। Why internet is so pathetic? ये तो बुक बाय और सेल वाले में आ गया, ये क्या कर रहे हैं? पास्ट पेपर्स। ये तो बुक सेल कर रहे हैं पास्ट पेपर का बोल के। अच्छा ये देखिए, ये आपके सामने आ गया, दिस इज द पेपर, कैन यू सी इट? सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है, आपने सारे ऑप्शनल्स की ना एमसीक्यूज की बुक बाय करना है और अपने लेयर टाइम में जस्ट फॉर वंस उसको गो थ्रू किया करना है। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके 20 में से 15-16 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे ना, लाइक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह भी क्लियर हो जाएंगी। सो इजीली बुक्स मिल जाती हैं जेंडर स्टडीज की, सोशियोलॉजी की, जो भी आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आप बाय करें और उसको रीड करना शुरू करें, उसको साइड बाय साइड लेके चलें, क्योंकि एंड पे जब आप सारा कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी रिटेन नहीं होगा। तो इट्स परफेक्ट टाइम आप लोग इसको शुरू करें। सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, पार्ट 2 इज टू बी अटेम्प्टेड ऑन अ सेपरेट आंसर बुक। प्रेजेंटेशन पे भी मैं आपको गाइड कर दूंगी, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। आपने अपना लेफ्ट जो है जो आपकी लेफ्ट साइड होगी पेपर की, उसको डबल इंडेंट रखना है और राइट वाली को सिंगल। लाइक आपने जस्ट उसको फोल्ड कर लेंगे, अगर लाइंस लगाने का नहीं भी टाइम होगा तो इससे ये होगा कि आपकी राइटिंग में स्विचरी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उसने बोला है अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 1 में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, जिसका वे मैंने आपको बता दिया है, वो आपने जरूर पढ़ना है साइड बाय साइड में। तैयारी कर लें, फिर एक मैं आपसे एमसीक्यूज बेस पे टेस्ट भी ले लूंगी ताकि आपकी जस्ट फॉर दिस पर्पस की आपकी तैयारी हो जाए। अच्छा मैं क्या करूंगी, बेसिकली मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं आपको ये सारे तैयार करवाऊंगी टॉपिक्स, मटेरियल चाहिए होगा वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास कोई सी 2 बुक्स रखें, एक को मेन बुक बनाएं और एक को सप्लीमेंट्री बुक बनाएं, ठीक है। उससे ये फायदा होगा कि मैं आपको सारे ग्राफिक्स वगैरह जो क्लास में बताऊंगी, नोट्स वगैरह जो दूंगी, उससे आप मजीद उसमें ऐड कर सकते हैं और आपकी क्लैरिटी भी हो जाएगी, अलग से आपको पेपर तैयार करने की फिर जरूरत नहीं बचेगी, ठीक है। All questions carry equal marks. All the parts, if any, of each question must be attempted at one place instead of at different places. Write question number in the answer book in accordance with the question number in the question paper. ये बात तो बड़ी बेसिक है, लेकिन बच्चे फिर भी गलती कर जाते हैं, ये आपने हरकत नहीं करनी, ठीक है। नो स्पेस या पेज, नो पेज या स्पेस भी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर। ऑल द, आपका जहाँ पे खत्म होता है वहां पे डबल लाइन लगाएं और अगले पेज से न्यू क्वेश्चन शुरू करें। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, पूरे ही हो जाए 4 बड़ी बात है, हमने एक्स्ट्रा क्या अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, जेंडर हैज मल्टीपल मीनिंग्स, हाउ डू यू डीकंस्ट्रक्ट द वर्ड जेंडर। सबसे पहली जो चीज आपने सीखनी है कि आपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन की आउटलाइन कैसे बनानी। इसमें 5 थिंग्स होंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, वो आपने हर पेपर में लिखनी है। पहली होगी इंट्रोडक्शन, दूसरा जो आपका मेन टॉपिक है उस पर व्हाट इज व्हाट, तीसरा जो उसने बात पूछी है जैसे यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग्स पूछे हैं वो बताएंगे, उसके बाद डीकंस्ट्रक्शन बताएंगे और देन आप क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन। 4 से 5 आपके हेडर होंगे, सब हेडिंग्स नहीं देते 20 मार्क्स की क्वेश्चन में। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फॉर इंस्टेंस मैं भी आपको दिखाती हूँ, करके दिखाती हूँ इसका। ये रहा आपके पास, वी आर अज्यूमिंग कि इस तरह का आपका पेपर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको बोला है कि आपने लेफ्ट में डबल इंडेंटेड रखना है, ये आपका पेपर का लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट है, ठीक है।
ऑब्वियसली ये लैंडस्केप में ज्यादा है, वहां पे तो आपकी कम होगी, तो लेकिन हम लोग अज्यूम करें कि ये ऐसे ही होगा। यहाँ पे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा जो आपका क्वेश्चन का मेन हेडर है, मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ जेंडर। ये मैं एक दफा बताऊंगी, आपने इसको एक दफा में समझ लेना है, बार बार तो हम जाहिर है नहीं करेंगे, एक बार ही चीजों को करेंगे। डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ जेंडर, ठीक हो गया। नीचे आपने लिखना है आउटलाइन, ठीक है। अब आपने पेज के दरमियान में या साइड में जैसे भी करना, 1 इंट्रोडक्शन, 2 व्हाट इज मेंट बाय, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा है जनाब, उसने पूछा है हमसे मल्टीपल मीनिंग्स। डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ जेंडर, 4th पे आपके आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड जेंडर, GENDER, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्रिटिकल एनालिसिस और देन हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, इतना कर लेंगे। जी मैम, जी मैम। इसका ले लें स्क्रीनशॉट, में लेते जाइएगा ताकि आपको नहीं हो। इसको मैं कर दूंगी क्लियर, ले लें स्क्रीनशॉट। जी मैम, दे दिया। अच्छा ये देखिए, अब आपने क्या करना है, नीचे लिखना है इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। मिसाल के तौर पे समझ लें, आज मैं ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ क्लास में, ठीक है। अच्छा जी, gender is a diversified subject. मेरे पास कहीं लिखा नहीं पड़ा हुआ, इसलिए आप लोग अपने पास सेव करते जाइएगा, बाद में ना मुझे कहिएगा। In contextual as well as ठीक है। लाइक आपका इंट्रोडक्शन जस्टिफाई करना चाहिए। यहाँ पे 3 लाइनें लिखी लग रहा है, लेकिन जब आप पेपर में मतलब ये टाइपिंग में जाहिर है कम लगेगा, जब आप पेन से लिखोगे तो ये तकरीबन आपका इतना इंट्रोडक्शन बनेगा जितना पेपर में चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इंट्रोडक्शन आपका विद रेफरेंस टू जो आपको गिवन टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो है बेटा मैंने आपको बता दिया 4 से 5 लाइनें, वर्ड्स तो नहीं हो सकते, बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन 4 से 5 लाइनें, ठीक है। 4 to 5 लाइन्स का आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट इज व्हाट आएगा, जिसमें आप डेफिनेशन बताओगे व्हाट इज मेंट बाय जेंडर। इसकी आप 1 से 2 डेफिनेशन बताओगे, एक में आप कर दो, एक करके लिख दो, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड ठीक है, वो आपने लिख दी। बी में आप बताओगे अकॉर्डिंग टू ठीक है, ये बताओगे। उसके बाद उसने पूछा है, ये थर्ड आपकी हेडिंग हो गई, मीनिंग्स ऑफ जेंडर। एक में आप बताओगे कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, इसकी आप एक्सप्लेनेशन दोगे। इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सी में आप बताओगे इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। ये कौन पूछ रहा है बेटा, मैंने आपसे ये कहा है अब्दुल्ला असदुल्ला सॉरी, मैंने आपसे ये कहा है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो समरी नहीं होगी, ये आउटडेटेड वे है आपका। इंट्रोडक्शन में आपका जो है जो टॉपिक से रिलेटेड जो आप जनरल डिस्कशन है वो लिखोगे, ठीक है। 4 से 5 लाइनें मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसके बारे में लिखो, ठीक है। मतलब आपका ये 1 हो गया इंट्रोडक्शन, 2 हो गया व्हाट इज मेंट बाय जेंडर, 3 हो गया मीनिंग्स ऑफ जेंडर, 4th हो गया, ये इसका स्क्रीनशॉट लें। ये बेसिकली ये चीजें आप लोगों की नजर में शायद इसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन एक्चुअल यही है कि आप पेपर में प्रेजेंट कैसे करते हो। और आप लोग यू पीपल नो एवरीथिंग जब आप बुक्स वगैरह पढ़ लेते हो, लेकिन हाउ टू इनकलकेट योर आइडियाज इनटू द वर्ड्स और उसको वहां पे प्रेजेंट कैसे करना है, वहां पे आप लोग लैक करते हो। क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है जो अपेरेंटली बहुत इजी लग रहा है, लेकिन दीज जो जेनेरिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आपकी मुश्किल होते हैं उनको डिकंस्ट्रक्ट करना। मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ जेंडर में आ जाएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। जैसे पिंक जो कलर है उसको डेनोटेट किया जाता है कि ये फीमेल्स के लिए, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ जेंडर भी हो गया आपके पास। अब उसने पूछा है
मतलब ऑब्वियसली इसके नीचे 3-3 4-4 5-5 लाइंस आएंगे ना, यही तो आपका मेजर क्वेश्चन है। आप लोग समझ रहे हो? ये 4th पॉइंट है। 5th में आ जाएगा आपका यस मैम। 5th में आ जाएगा हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट। हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट द वर्ड जेंडर। सिर्फ जो उसने हमसे कहा है ना, हमने बस उसको वही बताना है, ठीक है? इधर उधर की हैंकी वैंकी नहीं करनी हमने। अब आप इसमें बताएंगे कि ये डिस्टिंग्विश करता है। एक तो आपके साथ साथ मैं मैसेजेस को भी देख रही हूँ, ठीक है? डिफरेंशिएट चलो जुबानी कलामी बात नहीं, इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है जेंडर की। इसके अकॉर्डिंग आपके रोल्स और ड्यूटीज डिफाइन होती हैं, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग ही आपका डिफाइन पावर स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। आप मुझे खुद बताएं, अगर आप इनके अंदर 2-2 3-3 लाइनें लिखें तो क्या आपका इजीली हो नहीं जाएगा? और जो उसने बात पूछी है वो भी आप बता देंगे। यहाँ तक क्लियर है? हमेशा मेरी तो यही आदत रही है कि आप जो है हमेशा बिगिन विद एंड इन माइंड के साथ आप चले। लाइक हम लोगों को ये सिखाई जाते हैं कि आपने बुक्स पढ़नी है, आपने ये वाले नोट्स तैयार करने हैं, जबकि क्वाइट ऑपोजिट है कि पेपर में कैसे लिखना है। पेपर में कैसे लिखना है ये कोई नहीं आपको बताएगा। यहाँ इधर उधर की पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं, नॉलेज आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। जेंडर स्टडीज क्या है, उसकी कितनी इंटरप्रिटेशन है, 2 बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, पता भी चल जाएगा। लेकिन पेपर में कैसे लिखना है ये कोई नहीं बताता। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें ग्राफिक्स कैसे ऐड करने हैं। बेटा इसमें कोई वो पेट रूल नहीं है कि आपने कितने जो है सब हेडिंग्स डालनी है आपने। मैं आपके सामने ही कह रही हूँ, यहाँ पे हर चीज कैलकुलेटेड तो नहीं है ना। आप कोई रोबोट हो जो आप हर चीज इतने कैलकुलेटेड वे से चलोगे? जितनी आपको आती हैं आप लिखें मैक्सिमम। जब आप 2 से 3 बुक्स कंसल्ट कर लेंगे, आपके पास इनफ डेटा होगा, आप उसको ऑर्गेनाइज करके लिख लीजिएगा। मैं आपको नोट्स टेकिंग का वे भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि बिगिन विद द एंड इन माइंड की अप्रोच से पहले आपको पता हो कि पेपर में आपको चाहिए कितना। हम लोग एक टॉपिक को इतना ज्यादा स्ट्रेच करके ऐसे जैसे हमने उसमें पीएचडी करनी है, और बाद में उधर पता चलता है 20 नंबर के सवाल में मैक्सिमम आप आधे घंटे का दे देते हो टाइम, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। 7 to 8 pages। अच्छा, just give me 1 minute, I am coming back।
अच्छा जी, ये CSS यहाँ पे पेजेस मैटर करते हैं, यहाँ पे हाँ प्रेजेंटेशन मैटर करती है। बेहतर यही होता है आप अपने आप को भी ईज आउट करें और अगले बंदे को भी ईज आउट करें, आप आउटलाइन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। उसका ये फायदा होगा कि एक तो आपको जो बार बार पेन रुकेगा वो भी नहीं आपका, और आपको पता भी चलेगा आपने उसके अंदर कंटेंट के अंदर क्या लिखना है। मुझे लगा था बाहर कोई आया और मैं गई थी उसको। अच्छा जी, वापस उसमें आ जाए। आपका तकरीबन 8 to 10 पेजेस का क्वेश्चन होगा, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्टाइल से। अगर आप तंग तंग करके लिखते हो, कंजेस्टेड लिखते हो, तो फिर आपका जो है वो 6 to 7 पेजेस पे जाएगा, अदरवाइज में आपका 10 पेजेस में इजीली चले जाएगा। मैं आपको अपना सॉल्व किया हुआ एक क्वेश्चन भी भेज दूंगी, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्लास में सॉल्व करा रही हूँ इसलिए ताकि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो जाए। अब हर सब हेडिंग के नीचे आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी है और इजीली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। देन आप 6 to 7 पेजेस पे करेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर आप ए लेवल ओ लेवल वाले माइंडसेट से आते हैं तो आप लोग काफ़ी कंजेस्टेड लिखते हैं। लेकिन फिर आपको पता है यहाँ पे अभी भी वही ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है कि कौन ज़्यादा पेजेस भरता है। तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने उसको ज़रा खुला खुला करके कैसे लिखना है। प्लस एक और आप ये काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करें, ठीक है। और मतलब इस तरह से प्रोवाइड करेंगे टाइम विद इन द गिवन टाइम भी कंप्लीट हो आपका। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो। 6 में आगे चलने का इसलिए पूछती हूँ ताकि आप में से अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होता तो ले सकते हैं आप। देन आ जाता है हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में आपकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले कि इट्स योर ओन पर्सपेक्टिव। दूसरा ये कि ये 5 to 6 लाइंस पे होगा। इसमें आप जो है क्रिटिकली उसको एनालाइज करोगे, अप्रिशिएट भी कर सकते हो और क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। अप्रिशिएट द गिवन थ्योरी और क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, और उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्रिटिकल एनालिसिस। और उसके बाद आप कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन कोशिश करें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आप एक एक कोट जरूर दो या फैक्ट जरूर दो। दूसरा, आप कंक्लूजन को ज़्यादा स्ट्रेच ना करो। और एक और बात, कंक्लूजन में कभी भी कोई न्यू पॉइंट ऐड नहीं करते, रेपिटिशन ही होती है, समरी होती है, ठीक है। कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं इसमें 4 to 5 लाइन्स में आप बताते हो कि आप मतलब किस नतीजे पे पहुंचे हो। वो मैं आपको सिखा दूंगी, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको इसका लिंक कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको भेज देती हूँ इसका लिंक। उससे आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा क्या करना है आपने। मैंने बताया, ओके मैम। ठीक है। मेरी एक वीडियो है इसको कैसे करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस को, उससे आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी। आजाद आपको किसी ने रेफर किया? नो मैम, मैंने आपका फेसबुक पे पेज देखा था एंड वहीं से मतलब। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपको किसी, आई थिंक मैंने आपसे पहले भी पूछा था। मेरे ना एक और स्टूडेंट है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में, तो मेरा बार बार आपका और उसका मिक्स होता है। वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में होता है, सिंध में उसकी पोस्टिंग है। मुझे तो आपका पता भी नहीं आप किधर हो, लेकिन वो सिंध में होता है। ये मैंने आपके साथ इसका लिंक शेयर किया आफ्टर क्लास, आप जरूर इसको देखिएगा। ये आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा और आप कहोगे सबसे इजी क्रिटिकल एनालिसिस है लिखना। और मैं क्लास में कहोगे तो एक आध क्वेश्चन पे आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिख के भी दिखा दूंगी, ठीक है। मेरी ये कोशिश होगी हम क्लास में मैक्सिमम करें, वो चीजें करें जो कि बाकी लोगों ने नहीं करवानी आपको। लाइक इट्स क्वाइट इजी कि आप जेंडर के बारे में पढ़ लो, उसकी मीनिंग क्या, उसके इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये चीजें दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने एज कम्पेयर टू अदर्स अच्छा परफॉर्म किया।
ठीक है, तो यू पीपल कुड फॉलो द सेम अप्रोच, और आप भी 80+, मेरे 85 मार्क्स हैं, आप भी इतने ले सकते हो। मैंने भी सेम यही चीज़ों को फॉलो किया है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये तो आपका एटलीस्ट आपको ये पता लग गया कि ऑप्शनल में वन पेपर को वन क्वेश्चन को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी आउटलाइन कैसे बनाते हैं, प्लस उसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। कमिंग में हम लोग, अच्छा जी, कंक्लूजन में बेटा मैं यही आपको बता रही थी, कंक्लूजन आपकी समरी होती है, जो आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे वो होती है कंक्लूजन में। दूसरा कंक्लूजन का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है कि कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं करनी। ऑब्वियसली जब आप समराइज कर रहे होंगे तो नई बात तो वैसे भी नहीं आएगी। तीसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो जब आप ऑप्शनल के सब्जेक्ट का कंक्लूजन लिखते हो तो आप कोशिश करो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने के लिए कोटेशन वगैरह या फैक्ट्स वगैरह को जरूर लिखो। ये 3 पैरामीटर्स को फॉलो करो तो आपका कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स का हो जाएगा। ठीक है अब्दुल्ला, इज इट क्लियर? असदुल्ला, मैं आपका हमेशा पता नहीं, आई डोंट नो। असदुल्ला क्लियर है आपको बेटा? अच्छा जैद, बड़ी मजे की बात आपने पूछी है कि एग्जामिनर सारा कुछ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। हमने उसको जबरदस्ती पढ़ाना है अपनी पसंद की चीजें। जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रही हूँ ना, उससे आपकी पसंद की चीजें पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने ब्लू और ब्लैक मार्कर यूज करना है, जो आप फैक्ट्स और कोटेशंस वगैरह होंगी वो ब्लैक से करेंगे, बाकी हेडिंग्स ब्लू से देंगे। ठीक है, और वो कहीं से भी नहीं पढ़ता, हमने उसकी मर्जी, वो रैंडमली देख रहा होता है आपकी प्रेजेंटेशन ओवरऑल। उसके बाद उसका दिल करता है कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देता है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो वो 50-60% चांसेस है वो जरूर पढ़ता है। ठीक है, और बाकी आउटलाइन बनाने का पर्पज ही यही होता है, आप उसको फैसिलिटेट करें, आप उसको कंपेल करें कि भाई मेरा पढ़ लो, बाकियों का ना छोड़ पढ़ो। अब आप जब उसको कंपेल करें और अगर आपने कोई गलत चीज दी है, सैम्पलिंग की बेस पे वो पढ़ रहा है और आपने कोई गलत नजर आ गया उसको चीज, तो वो आपको पेनलाइज ज्यादा करेगा। उसकी वजह ये कि, और अगर उसने कोई रैंडमली ऐसी चीज पढ़ी और वो उससे अट्रैक्ट हो गया है, आपने उसकी मतलब अटेंशन ले लिया, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। आपने यही ज्यूम करना है कि वो सारा पढ़ता है। ठीक है, और कोशिश करें कि आप अपना कंटेंट जो है वो अच्छा रखिए, अच्छी क्वालिटी का। और अच्छी क्वालिटी से क्या मुराद है कि लाइक ये हैंकी बैंकी नहीं होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस ये स्टूडेंट लिखते फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स, खाम खा की लेंथ बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें, डोंट डू दैट। सिंपली बुलेट, ज्यादा ज्यादा लंबे पैराग्राफ्स की आपको आदत नहीं है तो आप पॉइंटर्स में लिखें, मैक्सिमम चीजों को लिखें, अच्छा लिखें। मैं आपको एक अपना क्वेश्चन एज अ सैंपल भी भेज दूंगी, ठीक है, क्लास के बाद, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, उसको आप रीड कीजिएगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जी बेटा, इट्स सो ऑब्वियस, आउटलाइन हमेशा क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में करनी है, ताकि आपको और उसको पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आउटलाइन छोड़ी हो, मतलब इजीली मैनेजेबल है। हार्डली आपका 1 से 1.5 मिनट लगता है लिखने में, आपके सामने 4 से 5 लाइनें तो आपने लिखनी है। लेकिन इसका ये फायदा होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से डाइसेक्ट कर लेते हो और एग्जामिनर को भी पता लग जाता है कि आप क्या लिख रहे हो। अगर आप डायरेक्टली हेडिंग्स लिखते हो, इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज व्हाट, आपका पेज एक से ज्यादा नहीं, सब हेडिंग्स नहीं देने आउटलाइन में, ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मैं ये बता रही थी कि आपने, आई जस्ट मिस आउट द होल पॉइंट, मैं क्या बता रही थी, कंप्लीटली मिस। एनीवेज, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप उसको एक डायरेक्शन दे। हाँ, याद आ गया मुझे, मैं ये कह रही थी कि अगर आप आउटलाइन नहीं देंगे, खाली सब हेडिंग्स की फॉर्म में आगे एक्सपैंड करेंगे, तो हो सकता है एक पेज पे 2-3 हेडिंग्स आएंगी तो वो पिछले वाली चीज को मिस आउट करे और उसको लगे कि वो भूल जाएगा। जाहिर है इतना सारे लोगों के पेपर्स होते हैं और आपके भी, आप लाइक 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन 8 to 10 पेजेस पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो 4 इंटू मतलब आप उसको मल्टीप्लाई करें 10, तो 40 पेजेस में अगर आप आउटलाइन ही देंगे तो वो मिक्स कर देगा सब कुछ और आपको फिर मार्क्स नहीं देगा। इफ यू वांट कि वो आपको मार्क्स है और आप उसको आपकी डायरेक्शन भी पता हो, आपको मार्क्स तभी वो ज्यादा देगा जब आप उसको फैसिलिटेट करोगे,
जितना ज़्यादा आप उसको फैसिलिटेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोगों को आज मैं बता रही हूँ और दोबारा मैं कभी नहीं बताऊंगी प्रेजेंटेशन कैसे क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना है और सब कुछ, लाइक यू मस्ट नो एट योर ओन। ठीक है, अब मैंने सारा डाइसेक्ट करके, पास पेपर तो मैं आपको डाइसेक्ट करके बताऊंगी, लेकिन बार बार प्रेजेंटेशन नहीं बताऊंगी कि इसको ऐसे प्रेजेंट करें। आपको पता चल गया आउटलाइन बनानी है, आपको पता चल गया आपने पेपर में कैसे लिखना है, ब्लू मार्कर जो है ब्लैक मार्कर उसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें। वैसे तो मैं आपकी असेसमेंट जब लूंगी तो उसमें भी मैं ये चीजें आपकी चेक करूंगी, लेकिन मैंने अपने तौर पे आज बता दी है ताकि अब हम आगे को चले। ठीक है, हम ये नहीं कि बार बार एक ही चीज को पीछे दोबारा से आएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कंक्लूजन में क्या होता है। ज़ैद, अगर इफ़ यू वांट टू डू इट आई वुड रियली अप्रिशिएट, लेकिन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें। उसकी वजह ये है कि देखिए आप यू आर नॉट गोइंग टू डू एमफिल और पीएचडी इन वन सब्जेक्ट। हमारा सीएसएस का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिट्रैक हो जाते हैं एक चीज़ में, आइडियलिज्म। डोंट गो इनटू द परफेक्शन, जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो। ना ही बिलो एवरेज ना ही एवरेज लिखें। अबव एवरेज में लिखने के लिए आपका बेस्ट वे यही होता है कि आप चीजों को नहीं, इवन रिसर्च पेपर इतने वो होते हैं कि आपका खाली एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से भी पर्पस जो है फुलफिल हो जाता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? लेकिन शायद आप पढ़े, आपको अभी मैं ये भी बताऊंगी हाउ टू स्टडी। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, लाइक आपको जीएसटी का तैयारी कैसे करनी है। आपने बुक्स ली हैं, आपने उसमें से फर्स्ट टाइम उसको कैसे वन गो में रीड करना है, सेकंड में उसके माइंड मैप बनाने हैं। अगर आप माइंड मैप बनाते तो आपको फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज में आपने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और फिर चेक करवाने हैं मुझे। ठीक है, सो 3 वेज में आपकी तैयारी हो जाएगी। लेक्चर्स तो मैं आपको दे दूंगी, कंटेंट भी दे दूंगी, मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगी, चेक भी कर दूंगी, लेकिन आप लोग अपने लेवल पे भी तो करोगे ना। लाइक आपको मैं 2 बुक्स बताऊंगी, आपने उसको फॉर वंस ग्लैंस ओवर करना है। एक आपकी मेन बुक होगी और एक आपकी सप्लीमेंट्री बुक होगी। खैर वो बात की बात है, अभी मैं फिलहाल आज आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हम पेपर को कैसे करते हैं, आपका पेपर दिखेगा कैसे और क्या चीजें वो मतलब आपके एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 से 5 कोटेशंस होनी चाहिए। और आपको जो लिस्ट ऑफ बुक्स उन्होंने दी है, कुछ नहीं तो आपको उनके नाम और उनके ऑथर्स पता हो। ठीक है, और एक बेस्ट वे यही है कि बजाय कि आप रिसर्च पेपर पढ़ो, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो उन्होंने एफपीएससी वालों ने बुक्स रिकमेंड की है ना, असद ये आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो अब आपको वो सारी बुक्स पढ़ना और ये इट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनकी जो है समरीज वगैरह कहीं से ले देख के वो आप एक दफा रीड करेंगे, हाल ही आप समरी पढ़ लें, लेकिन उसको यूज करें अपने। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पढ़ते बहुत कुछ है, लिखते बहुत कम है। मतलब उसको अपने जो पेपर्स का असेसमेंट का पार्ट बनाएं। मुझे जब तक आप लोग लिख के नहीं दिखाएंगे, अपने यूज नहीं करेंगे आउटलाइन में, तो हाउ आई एम सपोज टू, और वैसे भी आप भूल जाते हो जब आप सिर्फ रीड करते हो फॉर वंस। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने उसको वहां पे रिप्रोड्यूस कैसे करना, ये बड़ी बात है, और रेलिवेंसी के साथ। ठीक है, ज़ैद मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि हाउ टू स्टडी में मैंने वो कंप्लीट बताया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1 कंपल्सरी विद 1 ऑप्शनल। ठीक है, अलोंग विद द करंट अफेयर, अलोंग विद द इंग्लिश, ये 4 चीजें, और वीकली आपने ऐसे करना। ये एक परफेक्ट टाइम टेबल है जो मैं फॉलो करती थी और मेरे से इजीली मैनेज भी हो गया था। लाइक विद इन 1 मंथ मेरा एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल, और काफी हद तक मेरी इंग्लिश और करंट अफेयर की तैयारी हो चुकी थी। तो इन द मतलब अगर ओवरऑल देखें, नहीं बेटा कैसे बहुत हो गया, मैं आपको बताती हूँ। आपने इंग्लिश में ये कोई घंटे नहीं देने, आपने 1-1.5 घंटा आपने इंग्लिश में देना है, उसके अंदर भी मैं आपको कंटेंट बता दूंगी आपने क्या देना है, क्या तैयार करना है। और करंट अफेयर में आपने न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, सिर्फ एडिटोरियल ओपिनियन और वर्ड सेक्शन करना, हार्डली आपके 40 मिनट्स उसमें लगेंगे। उसके बाद आपने कंपल्सरी और ऑप्शनल, अब ये नहीं कि मैं आपको कह रही कि आप एक ही दिन में पूरी पूरी बुक करें, वी आर ह्यूमंस, वी हैव लिमिटेशन, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। ठीक है,
सो हार्डली आप एक दिन में 2 से 3 टॉपिक 2 टॉपिक देख सकते हैं, या एक ही कर लें, अच्छा कर लें, वो भी बड़ी बात है आपकी, ठीक है? सो इट्स अप टू यू कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, लेकिन मैंने 1 महीने में ये एक कंपल्सरी